हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेई क्लासेस मेरिट परिवार में। मैं हूं मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव जुड़ जाइए हमारे साथ और अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को आप जल्दी से ये क्लास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ फटाफट से लाइव जुड़ जाए। तो बच्चों, इतने सभी बच्चे लाइव आते हैं, हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या टॉपिक पढ़ लिया। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी फिलहाल कर रहे हैं जो कि है के मैप। के मैप का फुल फॉर्म होता है कार्नोट मैप। बूलियन अलजेब्रा चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बूलियन व्यंजकों को यानी बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए, या मैं कह लूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, हम क्या करते हैं, बूलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं और उन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी बूलियन एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई या उसका सरलीकरण क्यों करते हैं उसका सिंप्लीफिकेशन, ताकि हम क्या करें, एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर लें, व्यंजक को छोटे से छोटे रूप में लिखें। अगर हम सिंप्लीफाई करके उसे छोटे रूप में लिखेंगे तो जो हमारा लॉजिक सर्किट बनेगा वो आकार में छोटा होगा, नंबर ऑफ गेट्स उसमें कम लगेंगे, नंबर ऑफ कनेक्शंस भी कम हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो हमारा सर्किट बनेगा वो बहुत सिंपल बनेगा और आकार में बहुत छोटा होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई या उनका सरलीकरण करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि बूलियन अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट नियम हैं। कितने नियम मैंने आपको बताए थे? 22 नियम जो थे, 22 नियम मैंने आपको बताए जिनकी सहायता से आप किसी बूलियन व्यंजक को, बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो या हम कह लें मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था जब हम बूलियन व्यंजकों को इन रूल्स की सहायता से सॉल्व करते हैं तो हम स्टेप वाइज एक एक नियम लगाकर इनको सॉल्व करते चले जाते हैं। हम चाहते हैं एक्सप्रेशन और छोटा होता जाए और छोटा होता जाए, तो जब तक हमारा एक्सप्रेशन सबसे मिनिमाइज नहीं हो जाता तब तक हम इसके नियम को लगाते चले जाते हैं। लेकिन इस मेथड में ये प्रॉब्लम आती थी जब एक्सप्रेशन बहुत बड़ा होता था, दैट मीन्स जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हो जाते थे, यानी जब व्यंजक बहुत जटिल होता था तो उसको सरल करने में, उसको सिंप्लीफाई करने में बहुत सारी परेशानी आती थी। क्यों? अगर किसी एक स्टेप में आपने कोई रूल गलत लगा दिया या किसी वजह से आपने बार का हटा दिया, बार रिमूव कर दिया या गलती से बार लगा दिया, या किसी स्टेप में आप सॉल्व करने में कोई नियम लगाने में ही गड़बड़ा गए, तो आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। यानी एक स्टेप गलत होते ही आपका अगला स्टेप भी क्या हो जाता है, इसमें गलत हो जाता है। तो बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए जो बूलियन अलजेब्रा के नियम हम लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय विधि नहीं है, बहुत रिलायबल मेथड नहीं है कि जो उससे हमारा आंसर आएगा वो सही आएगा या नहीं आएगा। दूसरी बात, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। कई बार बूलियन एक्सप्रेशंस को बूलियन अलजेब्रा के नियम से सॉल्व करने पर समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है और तब भी ये श्योरिटी नहीं होती कि जो आंसर आया वो सही आया या नहीं आया। दूसरा, बूलियन एक्सप्रेशन से अगर हम बूलियन एक्सप्रेशंस को अगर हम बूलियन बीजगणित के नियम से सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छी खासी मुश्किल विधि भी है, वो हर कोई उसको अप्लाई कर नहीं पाता और डेफिनेटली क्या होता है, आंसर गलत आता है। तो बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए एक दूसरी विधि प्रयोग में लाई गई जो बूलियन अलजेब्रा से ज़्यादा आसान थी। तो बूलियन व्यंजकों को या बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए एक दूसरी मेथड का यूज़ किया गया जिसे हमने कहा के मैप या कार्नोट मैप। इसको मैप इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, यानी कॉलम होते हैं, रो होते हैं, और उन कॉलम्स और रो में, दैट मीन्स उन बॉक्सेस में हम क्या करते हैं, आउटपुट कंडीशंस को फिल करते हैं। जितने वेरिएबल होते हैं यानी जितने इनपुट्स होते हैं उनके आधार पर उतने ही प्रकार के के मैप होते हैं। जैसे आपको पता है मिनिमम 2 इनपुट हो सकते हैं, तो 2 इनपुट का के मैप हो सकता है। अगर हम बात करें के मैप के कितने टाइप हमारे सिलेबस में हैं, तो 2 इनपुट का के मैप हो सकता है, फिर 3 इनपुट का के मैप होता है, इसी प्रकार 4 इनपुट का के मैप होता है। तो आपके नंबर ऑफ इनपुट्स के आधार पर, या आप कह लो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पर, वेरिएबल यहाँ पर क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि जो आप इनपुट होते हैं उन्हें आप लेट करते हो, A B C D X Y Z P Q R S, कुछ भी आप उन्हें वेरिएबल मान के क्या करते हो, लेट करते हो, क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इनपुट्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पर
के मैप 3 प्रकार का हो सकता है, 2 इनपुट का या फिर 2 वेरिएबल का, 3 इनपुट का या फिर 3 वेरिएबल का के मैप, फिर 4 इनपुट का या फिर 4 वेरिएबल का के मैप हो सकता है। तो आपको बताए थे इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कैसे? इसमें कितने हो सकते हैं 4, इसमें कितने होते हैं 8 और इसमें 16, यानी ये 16 कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। ये 16 को, ये 8 कंडीशंस को और ये 4 कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी डिफरेंट इनपुट कंडीशन के लिए आउटपुट क्या आएगा उसके अनुसार हम क्या करते हैं, हम के मैप को ड्रॉ करते हैं और उसकी आउटपुट कंडीशंस को कॉलम को रीड करते हुए, रो को रीड करते हुए जो एप्रोप्रिएट पोजीशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, वंस मार्क करते हैं। बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं अभी के मैप, वो हम क्या कर रहे हैं, के मैप फॉर एसओपी। अभी हम एसओपी की बात करें तो एसओपी मेथड दैट मीन्स मैंने बताया था ये सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड है और इसमें आउटपुट कंडीशन हम 1 मार्क करते हैं के मैप में। जो हमें एक्सप्रेशन दिया होता है उसके अनुसार के मैप में हम एप्रोप्रिएट बॉक्स में जो भी सही बॉक्स है उसमें क्या करते हैं, आउटपुट को 1 मार्क करते चले जाते हैं और बचे हुए जो बॉक्सेस हैं उनमें क्या कर देते हैं, हम 0 मार्क कर देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि के मैप किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो के मैप नंबर ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स आपको दी है या कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, उसके अनुसार आप के मैप को ड्रॉ करोगे। के मैप की लेबलिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि के मैप की लेबलिंग आप कैसे करते हैं और के मैप में जो पर्टिकुलर बॉक्सेस हैं वो कौन कौन सी आउटपुट कंडीशन को बताते हैं वो भी हम आपको बता चुके। साथ ही साथ इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले हम इनपुट या वेरिएबल के अनुसार तो के मैप देख लेंगे कि कौन सा के मैप हमें बनाना है, 2 इनपुट का बनाना है, 3 का बनाना है या 4 का बनाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमें एक्सप्रेशन दिया है, क्वेश्चन 3 तरह से आ सकता है। पहला तो आपको एक्सप्रेशन दिया हो, दूसरा आपको मिन टर्म्स के रूप में क्वेश्चन दिया हो और तीसरा आपको ट्रुथ टेबल दी हो। ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है, हालांकि जो क्वेश्चन होता है वो आपको या तो एक्सप्रेशन के रूप में दिया होगा या मिन टर्म्स के रूप में दिया होगा, है ना। तो मिन टर्म्स के रूप में या एक्सप्रेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया होगा तो आप उस क्वेश्चन को एनालाइज करोगे और उसके अनुसार जो आउटपुट कंडीशन है वो के मैप में आप फिल करते हो। फिर फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, जब के मैप हम फिल कर देते हैं फिर के मैप को फिल करने के बाद हम उसकी करते हैं लूपिंग। और लूपिंग में मैंने बताया था 3 प्रकार के लूप हो सकते हैं, ऑक्टेट हो सकता है, क्वाड हो सकता है और पेयर हो सकता है। जब भी आप के मैप के क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि जो आपका लूप बने वो बड़े से बड़ा बने, यानी आप पहले ट्राई करें कि ऑक्टेट बन जाए, फिर ट्राई करें अगर ऑक्टेट नहीं बनना तो क्वाड की कोशिश करें, क्वाड नहीं बनना तो पेयर की कोशिश करें और जो बचे हुए 1 होते हैं उनके लिए भी हम उनको भी एनसर्कल कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, ऑक्टेट और क्वाड बनने या पेयर या सिंगल 1 की कंडीशन के लिए आप क्या करते हो, आपके मैप को रीड करते हो, पहले कॉलम को, देन रो को, कॉलम को, फिर रो को। इस तरीके से पर्टिकुलर ऑक्टेट, क्वाड या पेयर के लिए क्या कर देते हो, एक्सप्रेशन लिख देते हो। तो जो एक्सप्रेशन आता है वो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमारा हो जाता है, वही क्या होता है हमारा आंसर। तो कुल मिला के मैप मेथड को हम थ्योरेटिकल वे में अभी तक बहुत डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं कि के मैप क्या होता है, के मैप का यूज़ क्यों होता है, के मैप कितने प्रकार का हो सकता है, के मैप को सॉल्व करते समय आप कौन कौन सी बातों को ध्यान रखेंगे, किस तरीके से के मैप की जो कंडीशन है वो उसमें बॉक्स में फिल करोगे और उसके लिए एक्सप्रेशन को आंसर के रूप में लिखोगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि जो के मैप है उसके प्रॉब्लम्स को आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे। तो मैंने बताया कि के मैप के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 तरह से आ सकते हैं। मोस्टली जो चांसेस बनते हैं, नंबर 1 कि आपको जो एक्सप्रेशन दिया हो, आपको बूलियन एक्सप्रेशन दिया है। चूँकि हम एसओपी फॉर्म की बात करें तो फिलहाल हम एसओपी के एग्जाम्पल लेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैंने बताया था कि जो एसओपी मेथड है इसको कौन सा मेथड भी कहते हैं, मिन टर्म मेथड भी कहते हैं। तो हो सकता है आपको या तो एक्सप्रेशन दिया हो एसओपी के रूप में या फिर आपको क्वेश्चन दिया हो मिन टर्म्स के रूप में। तीसरी पॉसिबिलिटी जो कि बहुत कम होगी कि तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि आपको ट्रुथ टेबल दे दी गई हो और आपसे कहा जाए कि इस सत्य तालिका के अनुसार या ट्रुथ टेबल के अनुसार आप क्या करें, के मैप बनाइए और के मैप द्वारा इसको
सरलीकृत कीजिए, दैट मीन्स इसका सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, तो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो हम फिलहाल दो तरह के क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, जब हमारा क्या हो कि बूलियन एक्सप्रेशन दिया हो, या फिर दूसरी कंडीशन में हम देख लें कि हमें जो क्वेश्चन दिया है वो मिन टर्म के रूप में दिया हो। तो आपको मिन टर्म दिया हो या बूलियन एक्सप्रेशन डायरेक्टली दिया हो, दोनों ही तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें, अगर एक्सप्रेशन दिया है तो आपको जो के मैप में हमने रो और कॉलम पे जो हमने वेरिएबल मार्क करे हैं वो आपको करने आने चाहिए। और अगर मिन टर्म्स के रूप में दिया है तो आपको बॉक्सेस की जो लेबलिंग मैंने बताई थी कि कौन से पर्टिकुलर सेल में कौन सा आउटपुट नंबर आपको लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भले ही क्वेश्चन एक्सप्रेशन के रूप में हो, या तो एक्सप्रेशन के रूप में होगा या हमारा होगा मिन टर्म के रूप में। तो एक्सप्रेशन के लिए मैंने आपको बताया कि जो के मैप के ऊपर हम ये लेबलिंग करते हैं, इस तरीके से वेरिएबल को मार्क करते हैं ना कि कहाँ बार आएगा और कहाँ बार नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और मिन टर्म्स के लिए आपको इनकी इन पर्टिकुलर सेल्स में जो के मैप के सेल्स हैं उसमें आउटपुट की कंडीशन क्या होती है, जैसे 0 यहाँ होता है, 1 यहाँ होता है, 2 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है, ये आपको पता होना चाहिए सभी प्रकार के मैप के लिए। तो बच्चों आज हम के मैप की जो ना एक एक प्रॉब्लम, हर एक टाइप के एक एक प्रॉब्लम आपको कराएंगे, जिससे आपको के मैप के क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसकी जो जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चंस की वो हम लेके चलेंगे। मैंने आपको बताया था कि लूपिंग जो है वो 3 तरह से हो सकती है, तो ऑक्टेट बने या क्वाड बने या पेयर बने, या फिर एक कंडीशन ये बनेगी कि कोई वन सिंगल ही रह जाए। लेकिन एक पेयर बनने की कंडीशन ओवरलैपिंग की कंडीशन भी होती है, वो मैं आपको अलग से अभी बता दूं। ओवरलैपिंग कंडीशन क्या होती है के मैप में, ओवरलैपिंग का मतलब होता है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमने के मैप बनाया जो कि हमारा 3 वेरिएबल का के मैप है, जिसमें ए बी यहाँ, सी बार सी, ए बार बी बार। मैंने आपको कहा था ना के मैप की लेबलिंग करना आपको आना चाहिए। अगर आपको लेबलिंग करना नहीं आ रहा तो आप एक्सप्रेशन लिखने में पक्का ही गड़बड़ करेंगे। तो आप क्या करें, चाहे एसओपी मेथड के लिए के मैप बनाना हो, पीएस के लिए तो मैंने आपको अभी बनाना ही नहीं बताया, तो एसओपी मेथड हो या पीओएस मेथड हो, दोनों के ही लिए आपको इनके कॉलम्स और रो में जो लेबलिंग करते हैं वेरिएबल की वो आपको करनी अच्छे से आनी चाहिए। तो आप याद रखें ए बार बी बार होता है, फिर ए बार बी, फिर ए बी और फिर ए बी का बार, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम कोई एक ऐसे कंडीशन बना रहे हैं 1 1 और ये सब 0 हैं और यहाँ पर भी 1 है, तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। इसमें 2 कंडीशन हो सकते हैं, किसी स्टूडेंट के या किसी सॉल्वर के जो से सॉल्व कर रहा हो उसके 2 परसेप्शन हो सकते हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो ये हॉरिजॉन्टल पेयर बन रहा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा जो स्टूडेंट हो वो इसको इस तरीके से देखे कि उसके लिए ये वर्टिकल पेयर बन रहा हो। तो आप देखिए दोनों ही हालात में, दोनों ही सिचुएशन में दो तरह से पेयर बन सकता है, एक वर्टिकल पेयर बन सकता है या फिर एक हॉरिजॉन्टल पेयर बन सकता है। लेकिन पेयर, क्वाड या ऑक्टेट बनने की एक कंडीशन ये होती है कि अगर कोई एक वन अनयूज्ड है, याद रखिए अगर ये कैसा वन है जो कि कैसा है, अनयूज्ड है, जो कि किसी और पेयर के साथ, क्वाड के साथ, ऑक्टेट के साथ प्रयोग में नहीं लाया गया है, नाम से पता चल रहा है अनयूज्ड है, जिसकी कहीं और लूपिंग नहीं की गई, तो इसके साथ हम एक और लूप बना सकते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ ये वाला जो वन है इसकी क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। ये नीचे वाले वर्टिकल पेयर में भी आ रहा है और हॉरिजॉन्टल पेयर में भी आ रहा है, तो इस कंडीशन को ही हम कहते हैं ओवरलैपिंग। जब क्या होता है, कोई पेयर बन रहे हो या क्वाड बन रहा हो या ऑक्टेट बन रहा हो, उसमें हो सकता है कुछ वंस के आ जाते हैं, कॉमन आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं ओवरलैपिंग। तो ये इसके लिए सिचुएशन केवल एक ही होती है, कंडीशन केवल एक ही होती है कि जो भी वन हो वो कैसा होना चाहिए, अनयूज्ड होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम एक वन क्या होना चाहिए, अनयूज्ड होना चाहिए, एटलीस्ट वन
समझ रहे हैं आप, कम से कम एक वन, कम से कम, हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं, कम से कम एक वन कैसा होना चाहिए, अनयूज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट वन शुड बी अनयूज्ड, कम से कम एक वन अनयूज्ड होना चाहिए, तब ओवरलैपिंग की सिचुएशन क्रिएट होती है और तब आप पेयर क्वाड ऑक्टेट बना सकते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन लेते हैं एक एक तरह के, मैं से रब कर देती हूँ। आई होप स्टूडेंट आप सभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो रेगुलर क्लासेस हैं आप रेगुलर देख रहे होंगे, अटेंड कर रहे होंगे और उनका रेगुलरली रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चों मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी टॉपिक है केवल उसे पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। स्पेशली अगर हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर्स की, जितने हम कर चुके हैं, चाहे वो हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर रहा हो, हमारा लॉजिक गेट का चैप्टर रहा हो या बूलियन अलजेब्रा का चैप्टर हो। अगर आप बात करें नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, जिसमें नंबर सिस्टम कन्वर्जन के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें एक प्रकार के नंबर सिस्टम को दूसरे प्रकार के नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली अगर बूलियन अलजेब्रा की बात करें तो बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, के मैप का और बूलियन बीजगणित से सॉल्व करने के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लॉजिक गेट की बात करें तो लॉजिक गेट में जो लॉजिक गेट्स का कन्वर्जन है, यानी अदर गेट्स विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट्स, ये जितने भी टॉपिक अभी तक हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं आई है, मोस्टली न्यूमेरिकल पोर्शन या लॉजिक डायग्राम वाला पोर्शन ज़्यादा दिया गया है। तो इसमें मैं स्पेशली आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चैप्टर 1, 2 और 3 स्पेशली इन तीनों चैप्टर के लिए अगर देखें तो इसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपको फॉर श्योर मिलने हैं, बूलियन अलजेब्रा के चैप्टर आपको फॉर श्योर क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इन चैप्टर को बिल्कुल लाइटली ना लें। इनके जितने एग्जाम्पल्स मैं आपको करा रही हूँ वो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और जब आपको टाइम हो उनका रिवीजन करें। साथ ही साथ बुक्स में या कहीं किसी और सोर्स से आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उसके क्वेश्चंस आप घर पर खुद भी प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आप रेगुलरली रिवीजन करते रहिए, रेगुलर क्लास हमारी लेते रहिए। तो रेगुलर क्लासेस का जो शेड्यूल है वो टेलीग्राम चैनल पर आप जानते हैं उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का नेम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे आपको रेगुलर क्लासेस का शेड्यूल पता चल जाए कि कौन से सब्जेक्ट की क्लास कौन से पर्टिकुलर टाइम पर चलती है। साथ ही साथ बच्चों आपको आपके पीडीएफ नोट्स जो हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के वो भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर। और बच्चों बीटीई यूपी से संबंधित जितनी भी इम्पॉर्टेंट जानकारी है, जितने भी इम्पॉर्टेंट नोटिस हैं जो यूजुअली आप तक नहीं पहुँच पाते, वो सभी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप जल्दी से आज ही टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं या डिप्लोमा के जितने भी बच्चे आपके संपर्क में हैं उन सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम शेयर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच पाए और वो भी इस एक जो उनको सोर्स मिल रहा है उसका लाभ उठा सकें और आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनकी मिल सके। तो आप रेगुलर क्लासेस बस लेते रहिए और रेगुलर रिवीजन करते रहिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत थ्योरेटिकल भी नहीं लगेगा और बहुत न्यूमेरिकल भी नहीं लगेगा। ये दोनों तरह के बच्चों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी पोर्शन भी आपको बराबर मिलेगा और न्यूमेरिकल पोर्शन भी बराबर मिलेगा। तो दोनों ही तरह के जो बच्चे हैं दोनों को ही इसमें बेनिफिट होने वाला है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट हैं वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल आप देखेंगे जितने भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स आ रहे हैं, आप कोई भी डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, चाहे एसएससी जेई की बात कीजिए, चाहे यूपीपीसीएल की बात कीजिए, सभी तरह के कॉम्पिटिटिव जो जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन आते हैं उन सभी में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूं ये के मैप के या बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के और स्पेशली नंबर सिस्टम कन्वर्जन के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट को आप बहुत इजीली ना लें। अपने सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ध्यान से पढ़ें ही पढ़ें, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा देगा। आप यकीन कीजिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मोर देन 40 मार्क्स आराम से आ जाते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, रेगुलर क्लास लेंगे, रेगुलर रिवीजन करेंगे तो 40+ मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे। और हमारी जेई क्लासेस परिवार की जो टीम है वो पूरी की पूरी इस काम में लगी हुई है कि आप में से कोई एक स्टूडेंट जेई क्लासेस परिवार की तरफ से इस बार बीटीई यूपी में टॉप करे।
तो आप भी आज से जुड़ जाइए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर क्लासेस लीजिए और अपना एम सेट कर लीजिए कि मुझे इतने मार्क्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेकर ही आने हैं। और कंपटीशन के लिए जब आप तैयारी करेंगे तो अगर आप अभी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन में तो आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसको सीरियसली लें, स्पेशली के मैप के जो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस आप घर पर ज़रूर कर लें। ठीक है बच्चों, तो हम लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बूलियन एक्सप्रेशन हमें दिया हो। तो बूलियन एक्सप्रेशन ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1 हम ले लेते हैं, या क्वेश्चन 1 इसे मैं कह दूं। ये है a बार b c बार प्लस a b c बार प्लस a बार b बार c प्लस a बार b c प्लस a b c प्लस ए बी बार सी। काफ़ी लंबा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको एक चीज़ तो इसमें बहुत आराम से क्लियर हो गई होगी अगर इस एक्सप्रेशन को अब हम ऑब्जर्व करें कि क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि आपको कितने इनपुट का के मैप बनाना है। तो जब भी क्वेश्चन चाहे एक्सप्रेशन के रूप में हो चाहे मिन टर्म्स के रूप में हो, आपको क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करना है और अपने क्वेश्चन के अनुसार आपको के मैप बनाना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं भी आप देखेंगे 3 ही वेरिएबल दिए हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। आपको डी वेरिएबल नहीं दिया गया। दैट मीन्स ये क्या है, 3 वेरिएबल की एक बूलियन एक्सप्रेशन आपको दी है। तो आप कितने इनपुट का के मैप बनाओगे? ऑब्वियस सी बात है 3 इनपुट का के मैप ही आप बना लोगे। तो हमने 3 इनपुट का के मैप ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर हमने ले लिया वेरिएबल ए बी और यहाँ ले लिया सी। देखिए इसमें ध्यान से देखने वाली बात है, अगर एक्सप्रेशन को आप देखोगे तो ये एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में दिया है, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, यानी 6 पद इसमें हैं और ये 6 टर्म्स किस में है, प्रोडक्ट के रूप में है और सारी टर्म्स को आपस में सम किया हुआ है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि कैसे रूप में है, ये एसओपी फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 3 इनपुट का के मैप बनाएंगे, कौन से के लिए, एसओपी फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर ए बार बी बार, यहाँ ए बार बी, यहाँ ए बी और यहाँ ए बी बार, यहाँ सी बार, यहाँ सी। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला वेरिएबल है ए बार बी। तो ए बार बी यहाँ पर आ रहा है, आप देख रहे हो ये कॉलम में ए बार बी, तो ए बार बी यहाँ पर आया और उसके साथ क्या है, सी बार। तो यानी यहाँ पर क्या मार्क करेंगे आप, 1 मार्क करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा वेरिएबल है ए बी। तो ए बी वाला कॉलम ये है और रो में क्या दिया है, सी बार। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1। तीसरा वेरिएबल, आप तीसरा जो टर्म देखोगे उसमें दिया है ए बार बी बार। तो ए बार बी बार ये हो गया और सी यहाँ पर 1 हो गया। इस कंडीशन में ए बार बी, तो ए बार बी तो ये वाला कॉलम है और सी यहाँ पर क्या हो गया, 1। यहाँ पर देखो ए बी और सी, तो ए बी वाला कॉलम ये हो गया, सी ये यहाँ पर हमने 1 मार्क कर दिया। लास्ट वाले टर्म में दिया है ए बी बार, तो ए बी बार ये है और फिर क्या दिया है, सी। तो ये क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। तो हमने आपको बताया था कि बूलियन एक्सप्रेशन जब आपको दिया हो, बूलियन एक्सप्रेशन को आप ऑब्जर्व करेंगे कि एसओपी है या पीओएस है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, फिर ये भी देखेंगे कितने इनपुट्स आपको दिए हैं। तो हमने देखा ये एसओपी में दिया है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं या नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, 3 इनपुट्स हैं। तो हमने 3 इनपुट का के मैप बनाया, कौन से फॉर्म के लिए, एसओपी फॉर्म के लिए। आप जो एक्सप्रेशन दिए हैं हर एक टर्म को आप रीड करोगे और टर्म को कैसे रीड करोगे, पहले कॉलम फिर रो, कॉलम फिर रो। हमने क्या करे, जहाँ जहाँ एक्सप्रेशन दिया था उन बॉक्सेस में या उन सेल्स में हमने क्या भर दिया, 1 फिल कर दिया और बाकी बचे हुए सेल्स में क्या भरते हैं हम, 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें लूपिंग करेंगे। तो लूपिंग करने की कंडीशन बताई थी ऑक्टेट, क्वाड या पेयर। तो ऑक्टेट तो इसमें बन नहीं सकता क्योंकि टोटल 1 2 3 4 5 6 ही 1 है, तो ऑक्टेट बनने की कंडीशन तो इसमें पॉसिबल ही नहीं हो सकती। याद रखिए ऑक्टेट जो बनता है मोस्टली 4 इनपुट के मैप में ही बनता है, क्योंकि 4 इनपुट के मैप में 16 कंडीशन होती हैं, तो उसमें ऑक्टेट बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे पता लग रहा है कि ऑक्टेट तो बन नहीं सकता।
तो अब हम कोशिश किसकी करेंगे, क्वाड बनाने की। तो देखिए क्वाड, एक सीधे सीधे क्वाड मुझे दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल क्वाड बन रहा है ये, ठीक है। तो एक क्वाड बन गया। अब उसके बाद बचे हुए जो वंस हैं उसके दो तरीके हैं, या तो मैं क्या करूं, यहाँ पर सीधे एक पेयर बना दूं, लेकिन मैंने अभी आपको ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट बताया। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको ऑक्टेट, क्वाड या पेयर बनाना है, तो अगर उसमें से कम एक वन अनयूज्ड है तो आप ओवरलैपिंग करके पेयर, क्वाड या ऑक्टेट भी बना सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो ये दोनों वन जो हैं ये अनयूज्ड हैं, इनकी कहीं भी पेयरिंग नहीं हुई, तो हमने क्या करा, इसके साथ क्या बना दिया, एक और क्वाड बना दिया। अब देख रहे हो आप, ये वाले जो दो वन हैं ये कैसे हो गए, ओवरलैपिंग वाले केस हो गए। दो वन जो थे ये अनयूज्ड वन थे, तो हमने इसके साथ क्वाड बना दिया। अब हम क्वाड के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो के मैप के साथ ऐसे लेबलिंग करें, आप खींचे इसके साथ ही एक लाइन खींच दें। तो पहला वाला जो क्वाड है इसमें आप रीड करेंगे, कॉलम में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन रो में कॉमन आ रहा है, क्या आ गया, सी, ठीक है। फिर इस वाले में देखें, इस वाली कंडीशन में कॉलम कितने हैं, दो, एक में क्या है ए बार बी, दूसरे वाले कॉलम में है ए बी, तो क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। पेयर कितने हैं, दो, और सॉरी रो कितनी है, दो, और रो में एक में सी बार है और एक में सी, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका एक्सप्रेशन हो गया बी और इसका एक्सप्रेशन हो गया सी। तो आंसर आपका आ गया, बहुत छोटा सा नन्हा सा आंसर आ गया, बी प्लस सी। तो कितने आसान तरीके से हमने इसे एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिया, हमें ज़्यादा परेशानी नहीं आई। बूलियन एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करा कि कौन से मेथड में या कौन सी फॉर्म में बूलियन एक्सप्रेशन आपको दिया है। फिर दूसरी चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है, कितने नंबर ऑफ इनपुट्स दिए हैं, फिर नंबर ऑफ इनपुट्स और फॉर्म के आधार पे आपने के मैप बना लिया, और के मैप में आप जो हर एक टर्म है उसे रीड करेंगे, और टर्म को कैसे फिल करेंगे, पहले कॉलम देन रो, और आउटपुट कंडीशन को मार्क करेंगे, फिर कोशिश करेंगे ऑक्टेट बने या क्वाड बने या पेयर बने, और ऑक्टेट, क्वाड और पेयर के अनुसार आप क्या लिख देंगे, उनका एक्सप्रेशन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि दिया है कि कोई, आप मानिए कि आपको क्वेश्चन जो है वो एक्सप्रेशन के रूप में ना देके सीधे सीधे मिन टर्म्स के रूप में दे दे। तो मैंने आपको बताया था मिन टर्म्स का जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे दिया है y इजिकल्स टू, यहाँ पर भी दिया हो सकता है इस तरीके से y इजिकल्स टू, यानी आउटपुट फंक्शन है इन सब वेरिएबल का। तो क्वेश्चन हमारा 1 ये था कि जिसमें y इजिकल्स टू क्या था, इन सब वेरिएबल का क्या था, फंक्शन था। तो आप क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया हो सकता है। क्वेश्चन दूसरा हम 2 ले लेते हैं, जो कि कह रहा है y इजिकल्स टू सिग्मा m, ठीक है, सिग्मा m 5, 6, 7, 8, 13 एंड 15। या ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया हो सकता है y इजिकल्स टू सिग्मा m 5, m 6, m7, m8, m13 या m15, इस रूप में भी दिया हो सकता है। तो सीधे सीधे पता चल रहा है यहाँ सिग्मा है और स्मॉल m है, दैट मीन्स ये कौन सा मेथड है, मिन टर्म मेथड है, या आप कह लो ये कौन सा मेथड है, एसओपी मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो सीधे सीधे आपको दे रखी हैं 5, 6, 7, 8, 13, 15, या फिर इसको ऐसे भी लिखा होता है m5, m6, m7, m8 सो ऑन, जो भी लिखा हो वो इस तरीके से एक्सप्रेशन ना देके आपको मिन टर्म के रूप में क्वेश्चन दिया हो। तो इस केस में, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या आना चाहिए कि जो के में आपके सेल्स हैं उन सेल्स में आउटपुट पोजीशन मार्क करना आपको आना चाहिए। अब चूंकि इसमें वेरिएबल तो दिए नहीं है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी, कुछ भी ऐसा नहीं दिया, सिंपल क्या दिए हैं, वैल्यूज दिए हैं। तो आप देखो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने 3 तरह के मैप पढ़े हैं, 2 इनपुट का, 3 इनपुट का या 4 इनपुट का। तो 4 इनपुट के मैप ने आपने पढ़ा है कि 4 इनपुट के मैप में जो कंडीशन होती है y0, y1, y2 डैश डैश कहाँ तक होती है, y15 तक होती है, यानी 16 आउटपुट कंडीशन होती है, कैसे, 0 से लेके 15 तक।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैक्सिमम नंबर क्या है 15। अगर 2 इनपुट की बात करते हैं तो 2 इनपुट में क्या होता है y0, y1, y2, y3, यानी मैक्सिमम नंबर क्या होता है 3। तो 2 इनपुट तो ये है नहीं। 3 इनपुट में क्या होती है 8 कंडीशन बनती है y0, y1, y2, y3, y4, y6, y7 तक, तो वो भी इसमें नहीं है। तो नंबर क्या है 15। तो सीधे सीधे पता चल रहा है 4 इनपुट का के मैप है। तो इसके लिए हम 4 इनपुट का के मैप ड्रॉ करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हम के मैप ड्रॉ करते हैं, एसओपी मेथड है और 4 इनपुट हैं, तो 1 2 3 4, 4 रो हो गई, 4 ही कॉलम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ए बी और यहाँ सी डी। कुछ तो आप लेट करेंगे, इसे ए बी मानेंगे, सी डी मानेंगे, कुछ भी आप लेट करेंगे, पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड जो भी आप मार्क करें वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल के नेम्स नहीं दिए। तो हमने ए बी सी डी मार्क कर लिया। तो यहाँ पर होता है ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी का बार। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी का बार, ठीक है। अब आपको जो के मैप में हमने सेल्स बताए थे, सेल्स की लेबलिंग करना भी बताया था कि ये 0 होता है, 1, ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 13, ये 14 और ये 15। प्रीवियस क्लास जो हमारी थी उसमें हमने आपको के मैप के सेल्स की लेबलिंग करना बताया था, जिसमें बताया था अलग अलग के मैप के लिए बहुत डिटेल में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसमें बताया था कि क्यों इनकी ये पोजीशंस है, ये भी आपको अच्छे से समझाया था। तो आई होप आप सभी ने वो पिछली क्लास ज़रूर देखी होगी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को आज ही ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आपको के मैप के कॉन्सेप्ट ही डीपली क्लियर नहीं होंगे तो आपको के मैप बनाने में परेशानी होगी। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी अगर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसके लॉजिक को समझें कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर टेक्निकली आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो जो हमने ये पोजीशंस मार्क करी हैं, इसका क्या लॉजिक है ये हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आप प्रीवियस क्लास जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप चेक कर सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की मिल जाएगी, उसमें भी आप ये हमारा के मैप वाला टॉपिक डीपली पढ़ सकते हैं। तो हमारी जो पोजीशन है वो मैंने मार्क कर दी। अब हम मिन टर्म्स देखें क्या है, 5 6 7 8 यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 6 7 8 13 15, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 कंडीशन दी है। तो जहाँ जहाँ ये वैल्यू दी है वहाँ वहाँ 1 मार्क कर लो। तो एक 1 तो यहाँ मार्क हो गया, ठीक है। फिर 6 यानी यहाँ पर भी क्या मार्क हो गया 1। फिर 7 तो 7 पे भी क्या मार्क हो गया 1। 8 यहाँ पर भी क्या मार्क हो गया 1। फिर 13 यानी यहाँ पर भी क्या हो गया 1 और यहाँ पर भी क्या हो गया 1। तो बाकी कंडीशन जो है उसमें जो बाकी सेल्स हैं हमारे, उनमें हम क्या भर देंगे, हम भर देंगे 0। तो जो बाकी खाली सेल्स हमारे बचेंगे, इसे मैंने मिटा दिया, ये हमारे जो खाली सेल्स बचे उसमें हमने क्या लिख दिया 0। ये 1 था, ये गलती से मिट गया, बाकी में हमने क्या भर दिया 0 भर दिया। अब हमें क्या करना है, इसकी लूपिंग करनी है। तो लूपिंग करने के लिए कंडीशन क्या होती है, या तो आप सबसे बड़ा लूप बनाएंगे, या तो ऑक्टेट बनाएंगे, क्वाड या पेयर। तो देखिए फिर यहाँ पर आप वंस काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 ही 1 है, तो यहाँ पर ऑक्टेट की सिचुएशन तो नहीं बन सकती। तो हम क्या करेंगे, क्वाड बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए जो हमारा क्वाड था, एक क्वाड सीधे सीधे ये बन रहा है, ठीक है। तो हमारा एक क्वाड बन गया, 4 1 हमारे एक साथ आ रहे हैं, तो एक क्वाड सीधे सीधे हमारा बन जा रहा है, ठीक है। इस क्वाड में आप देखोगे क्या चीज, एक्सप्रेशन चलिए बाद में लिखते हैं, पहले हम पेयर बना लेते हैं या लूपिंग कर लेते हैं। तो हमारा एक क्वाड तो सीधे सीधे, ये तो अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि क्वाड बीच में, ठीक बीचों बीच में क्वाड बना हुआ है, 4 1 एक साथ झुंड में बैठे हुए। तो हमने क्या कर दिया, इसका सीधे सीधे उठा के क्वाड बना दिया। अब अगर इधर वाले की बात करो तो ये जो 1 है ये किसी के भी नज़दीक नहीं है, ना तो ये इधर बन सकता, ना इधर बन सकता, ना इधर ना इधर।
तो ये तो बेचारा अकेला ही रहेगा, तो ये तो सिंगल हो गया। ठीक, अब ये वाला जो 1 बचा है ये 1 अनयूज्ड है, तो इसका पेयर इसके साथ बन सकता है। तो आपने देखा इस केस में एक क्वाड बना, एक पेयर बना और एक क्या रह गया, सिंगल 1 रह गया। अब इन तीनों के लिए हम क्या लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। बताया था एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, पहले कॉलम रीड करोगे और फिर रो रीड करोगे। तो हम पहले क्वाड के लिए ले लेते हैं, सबसे बड़ा हमारा लूप बना है क्वाड। तो क्वाड में कॉलम है, एक में है ए बार बी, एक में ए बी। तो आप देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में बी कॉमन आ रहा है। रो आप देखोगे एक में सी बार डी, एक में सी डी, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, डी। तो इसका एक्सप्रेशन बन गया बी डी। फिर आप ले लीजिए पेयर को। पेयर में देखिए ये पेयर वर्टिकल पेयर बन रहा है, दैट मीन्स इसमें पूरा का पूरा कॉलम क्या है, कॉमन है। तो इसमें क्या आ रहा है, ए बार बी कॉमन आ रहा है। अब रो देखेंगे, रो में एक में सी डी, एक में सी डी बार, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन हो गया ए बार बी सी। अब ये जो सिंगल वाला 1 है इसे देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें ये सिंगल है तो पहले इसकी कॉलम रीड करेंगे तो क्या हो गया, ए बी बार, और इसकी जब रो रीड करेंगे तो आ जाएगा सी बार डी बार। तो हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का बी डी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार डी बार। देख लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हमने देखा 2 तरह के क्वेश्चन देखे, जिसमें हमने एक में जिसमें बूलियन एक्सप्रेशन हमें दिया हो तो हम के मैप ड्रॉ करेंगे, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे इस वाले टाइप में। पहले तो देखेंगे बूलियन एक्सप्रेशन में क्या हमें कितने वेरिएबल्स दिए हैं, है ना, और कौन सा मेथड दिया है। तो इसमें एसओपी मेथड दिया था और 3 वेरिएबल हैं, दैट मीन्स 3 इनपुट हैं, तो उसके अनुसार हमने के मैप बना लिया, है ना। और के मैप में फिर कैसे फिल करी ये कंडीशन, पहले कॉलम फिर रो को रीड किया, और जो जो आउटपुट टर्म्स दी थी, जो जो हमें टर्म्स दिए उसके अनुसार हमने 1 फिल कर लिया, बचे हुए में 0 फिल कर लिया और उसकी लूपिंग कर दी। इस वाले केस में हमें एक्सप्रेशन जो दिया था वो मिन टर्म्स के रूप में दिया था। इस तरह से मिन टर्म या तो ऐसी लिखी हो सकती है या ऐसी लिखी हो सकती है। मिन टर्म्स के रूप में दिया था। मिन टर्म्स को फिल करने के लिए आप पहले ये देखेंगे कि जो मिन टर्म है हमें दिया है मिन टर्म, दैट मीन्स एसओपी मैथड है, यानी एसओपी का के मैप बनाओगे। और यहाँ जो पोजीशन दी है 1 2 3 4 5 13 15, इससे पता चल रहा है यानी ये 4 इनपुट का के मैप बनेगा। अगर हमारी ये वैल्यू 8 से कम होती, 7 तक होती तो हम 3 इनपुट का के मैप बनाते, अगर 3 तक होती तो 2 इनपुट का, लेकिन इसमें 15 तक है तो ये 4 इनपुट का के मैप बनेगा। और इसके लिए आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ये के मैप के सेल्स हैं इसमें आउटपुट की कौन कौन सी पोजीशन मार्क करती हैं, तो मैंने आपको बताया था। उसके अनुसार आप इन मिन टर्म्स को इस के मैप में फिल करते हो और फिर वही पुराना तरीका अपनाते हो, लूपिंग करते हो, ऑक्टेट बनाने की कोशिश करोगे या क्वाड या पेयर। फिर आपने क्या करा, यहाँ पर एक क्वाड बनाया, एक पेयर और एक सिंगल 1, और उसका एक्सप्रेशन आपने लिख लिया। एक्सप्रेशन लिखने का तरीका वही होता है, पहले कॉलम रीड करेंगे देन रो रीड करेंगे। तो आप इस तरीके से हमारा जो मतलब टोटल क्वेश्चन है वो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के पॉसिबली क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रुथ टेबल का जो क्वेश्चन आएगा, अगर ट्रुथ टेबल दे रखी हो, इसको भी मैं मोटे तौर पे आपको बता देती हूँ, हालांकि पॉसिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल ट्रुथ टेबल दी है 3 इनपुट के लिए, है ना, ये दिया है ए बी और ये है आउटपुट वाई, यहाँ दिया है 0 0 0 1 1 0, है ना। इसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि कैसे लिखेंगे, 4 बार 0 और 4 बार ही 1। इसका मैं ट्रुथ टेबल साइड में यहाँ बना देती हूँ, इसे रब कर देती हूँ। अगर ट्रुथ टेबल आपको दिया हो तो आप कैसे करेंगे, ट्रुथ टेबल को ऑब्जर्व करेंगे। तो ट्रुथ टेबल मान लीजिए आपको 3 इनपुट का दिया है, सॉरी 3 इनपुट का, हाँ, और आउटपुट दिया है वाई। तो ये क्या है, सारी इनपुट्स हैं और ये एक दिया है आपको आउटपुट, ठीक है।
अब इसमें आप 3 इनपुट है यानी 8 कंडीशन होंगी। तो 1 2 3 4 बार 0, 1 2 3 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। फिर यहाँ पर दिया होगा 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0 1 0 1। इस तरीके से ये इनपुट कॉम्बिनेशन तो हमेशा फिक्स ही रहता है, ये चेंज नहीं होगा। आउटपुट कंडीशन यहाँ पर दी होगी। मान लीजिए ये दिया है 0 1 0 1 1 0 0 1। तो आपको पता है ये क्या है y0, ये क्या है y1, ये क्या है y2, ये क्या है y3, ये y4, ये y5, ये y6 और ये क्या हो गई y7। तो इसका आप मिन टर्म्स के रूप में इसको लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? मिन टर्म्स के रूप में ऐसे लिख लोगे कि जो इसका आउटपुट y इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा m, ठीक है। और क्या क्या हो जाएगा? 1, और कहाँ 1 है? 3 पे, और कहाँ 4 पे, और कहाँ 7 पे। तो हमने ट्रुथ टेबल को मिन टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर वही तरीका अपनाना है। मिन टर्म्स हमारे पास आ गई तो मिन टर्म्स के अनुसार आप के मैप को अप्रोप्रिएट सेल में 1 भर दोगे और उन वंस की फिर लूपिंग कर लोगे और उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो अगर क्वेश्चन में आपको ट्रुथ टेबल दी है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रुथ टेबल को ध्यान से देखें, उसके आगे आउटपुट पोजीशन मार्क कर लें। जहाँ जहाँ 1 दिया है वो मिन टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी? हाई होगी, दैट मीन्स 1 होगी। तो उसको इसका जो एक्सप्रेशन है वो मिन टर्म्स के रूप में आप लिख सकते हो। तो इसको भी बाकी क्वेश्चन की तरह, जो मिन टर्म का क्वेश्चन अभी हमने कराया था, इसी तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। एक और बात, इसमें कई बार डोंट केयर कंडीशन दी होती है। एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा होता है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है सिग्मा m 0 6 8 13 14 प्लस d 2 4 10, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा है डोंट केयर कंडीशन। ये हमारा मिन टर्म पार्ट हो गया, डोंट केयर कंडीशन हो गई। एक्चुअली जब अब इसका के मैप हम बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि 14 तक दिया हुआ है, दैट मीन्स ये 4 इनपुट का के मैप बनेगा। तो 4 इनपुट का के मैप है, ऐसे मैं यहाँ पे फिल कर लेती हूँ। यहाँ पर इसको भर लेते हैं, इसी के मैप को हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं, फिर से मेहनत क्यों करें, ठीक है। हमने यहाँ क्या कर लिया, 4 इनपुट का के मैप ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ था, हमने इसके फिर से रो और कॉलम को दोबारा खींच लिया, ठीक। अब देखो आप यहाँ पर जो ये कंडीशन होती है मिन टर्म्स, आपको पता है, मैं फिर से बता दूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो आप क्या करें, जहाँ जहाँ मिन टर्म्स दिए हुए उनको तो 1 भरेंगे। तो कहाँ दिया है? 0 पे, 6 पे, 8 पे। तो 6 हमारा कहाँ गया, ये रहा। 8 हमारा ये रहा, और फिर हमारा 13 14, 13 ये रहा, 14 ये रहा, और ख़त्म। इससे ज़्यादा हमें इसमें वंस और कहीं नहीं भरने, तो हमें मिटा दें। आप चाहे तो रेफरेंस के लिए छोटा सा सेल में लिख सकते हैं। अब ये जो डोंट केयर कंडीशन होती है, इसको कैसे फिल करें? डोंट केयर कंडीशन में जो सेल है, जो जैसे आप देख रहे हो नंबर 2 सेल, नंबर 4 सेल और नंबर 10, इनमें क्या भरें? आप क्रॉस लगा दें। तो नंबर 2 ये वाला है, तो यहाँ पर क्या लगा दें? क्रॉस लगा दें। नंबर 4 हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी क्या लगाते हैं? क्रॉस लगा दें। नंबर 10 हमारा ये रहा, यहाँ पर भी क्या लगा दें? क्रॉस लगा दें। आप जो बचे हुए सेल्स हैं वहाँ पर क्या भर दें? आप 0 भर दें, ठीक है। यहाँ पर हमने 0 भर दिया, ये 0 भर दिया, और ये भी क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो हमारा के मैप कुछ इस तरीके के बन के आ गया। अब बात ये आती है कि डोंट केयर कंडीशन का क्या करें। डोंट केयर कंडीशन वो कंडीशन होती है कि ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसे 0 माने या 1 माने। अगर इनको लेट करके आपका बड़े से बड़ा कोई पेयर बन रहा है तो आप इनको 1 मान सकते हैं। जैसे इस वाली कंडीशन में देखें, यहाँ पर ये दोनों क्रॉस हैं, अगर मैं इनको 1 मान लूँ तो ये मेरा पूरा क्या बन जाएगा? एक
क्वाड बन जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डोंट केयर कंडीशन को 1 मान सकते हैं या 0 मान सकते हैं। अगर आपका बड़े से बड़ा कोई पेयर बन जाता है, क्वाड बनता है, ऑक्टेट बनता है, तो आप उस कंडीशन में डोंट केयर कंडीशंस को क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। एक्चुअली डोंट केयर कंडीशन लॉजिक सर्किट में वो कंडीशन होती हैं जिनका आउटपुट पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इनको डोंट केयर कंडीशन कहा जाता है। तो अगर आपको एक्सप्रेशन में प्लस डी करके इस तरीके से दिया है, दैट मीन्स ये डोंट केयर कंडीशन दी हुई है, और डोंट केयर कंडीशन को आपके मैप में क्रॉस से फिल करते हो। और अगर आपको जैसे यहाँ के केस में देखो, ये मेरा एक पेयर बन सकता है, तो मैंने पेयर बना लिया, ठीक है, इसको हमने 1 मानते हुए पेयर बना लिया। यहाँ पर देखें आप इसको और इसको भी एक पेयर बना सकते हो, और ये क्या रह गया, सिंगल। तो ऐसे केसेस में जब आपको डोंट केयर कंडीशन दी हो तो वहाँ पर उन प्लेस पे आप क्या भर देंगे, क्रॉस भर देंगे। और अगर आप जब पेयरिंग कर रहे हैं या क्वाड बना रहे हैं या ऑक्टेट बना रहे हैं, उस समय आपका बड़े से बड़ा कोई लूप बनता है, तो आप लूप उन डोंट केयर कंडीशन को 1 मानकर बना सकते हैं। तो ये एक लास्ट पॉसिबल टाइप था कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो के मैप में जितने भी पॉसिबली हो सकते थे क्वेश्चन, मैंने सबका एक एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्रेशन के रूप में दिया हो तो कैसे करेंगे, मिन टर्म के रूप में दिया हो तो कैसे करेंगे, ट्रुथ टेबल के रूप में दिया हो तो कैसे करेंगे, या फिर अगर आपको डोंट केयर कंडीशन दी है तो आप उसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। ये चारों टाइप मैं आपको के मैप में बता चुकी हूँ। आई होप आपको सारे जो टॉपिक हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगला जो हम टॉपिक लेंगे अगली क्लास में, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें सर्किट डायग्राम बहुत मिलेंगे। और जिन बच्चों का न्यूमेरिकल पोर्शन था, जिनको इन चैप्टर्स में दिक्कत आई है, वो भी उस चैप्टर में गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको काफ़ी मिलेगा। तो अगली क्लास में हम आपको मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, जो कि है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट। चलिए मैं चलती हूँ। आई होप आप नेक्स्ट क्लास में ज़रूर टाइम से आएंगे और रेगुलर क्लासेस लेंगे और रेगुलर रिवीजन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।